हाँ जी। स्टार्ट कीजिए, आप में से कोई भी कल जो हमने पढ़ा था एक बार आप उसे रिवाइज करा दीजिए। सर मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो लाइक सिलेबस को डिस्कस किया था। सिलेबस के बारे में सारे पॉइंट्स आपने बताए थे। बस मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, देन इकोसिस्टम। उसके बाद हमने अर्थ पढ़ा था, अर्थ की 3 लेयर्स पढ़ी थी, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। हाँ जी। एटमॉस्फेयर के बारे में फिर हमने पढ़ा था, कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे कि इसमें गैसेस वगैरह होती हैं जो यूवी रे को रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर जो टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है ये। और फिर आजकल मतलब उसमें मीथेन वगैरह आ रहा है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी हमने लेयर्स पढ़ी थी। 4 लेयर्स उसमें पढ़ी थी हमने, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। उसके बाद हमने हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोस्फेयर में मतलब वाटर एरियाज जो होते हैं वो सब। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 97% ऑफ द ओशन होता है जो हमारे यहाँ पे, और रिमेनिंग 3% के भी ग्राउंड वाटर होता है और लेक वाटर होता है। इस तरीके से डिवाइड करके आपने कल अच्छे से पूरा डिटेल में बताया था। फिर लिथोस्फेयर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, 2 ही लाइन पढ़ी थी ऐसे हमने। फिर हमने बायोस्फेयर के बारे में पढ़ा। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर भी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जिस एरिया में लिविंग बीइंग सब लोग होते हैं, जहाँ पे ये तीनों एक साथ होते हैं, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम्स। उसके बाद 2 फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम हमने पढ़े, इसमें अबायोटिक फैक्टर्स थे और बायोटिक फैक्टर्स थे। यूजुअली हमने अबायोटिक फैक्टर्स को कल देखा था, जिसमें हमने ज्यादा मेन मेन जो इंपॉर्टेंट थे लाइक टेम्परेचर, और टेम्परेचर को देखा, वाटर देखा, लाइट देखा और सॉइल देखा। और इसके बीच में ही हमने ये पढ़ा था कि अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एनिमल्स कैसे डिवाइडेड हैं। तो वो आपने बताया था यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल जिनकी नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है ऑफ टेम्परेचर, और यूरीथर्मल जिनकी लार्ज रेंज ऑफ मतलब टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। हाँ तो जी। हमने यही सब पढ़ा था। उसके बाद हमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बेंथिक एनिमल्स पढ़ा था। बेंथिक एनिमल्स हमने बताया था जो सॉइल, हमारी सॉइल जो होती है वही डिसाइड करती है कि कौन से एनिमल्स कौन से सरफेस पे रहेंगे। बस डन सर। हाँ जी। थैंक यू। यहीं पे से आगे हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद सर है बस आप एक सभी क्वेश्चन ने। मेरे को पूछना है कि हम हाँ लोगों जी। ने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को अच्छे से मतलब पढ़ा, बट हमने अभी तक हाइड्रोस्फीयर तो पढ़ा नहीं, क्या हम आगे पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसके लेवल पे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे तक स्ट्रेटोस्फेयर होती है, कहाँ पे तक ट्रोपोस्फेयर होती है। लेकिन जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है उसको हम ऐसे वर्टिकली डिवाइड नहीं कर सकते। एंड वो एज अ होल ही पढ़ना होता है कि हाइड्रोस्फेयर में एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डीप कुछ है नहीं। ओके ओके सर। और सर एक बार आप जब अभी स्लाइड दिखाएंगे तो एक बार बेंथिक एनिमल्स को एक बार और, मतलब समझ तो आ गया बट एक बार उसको क्लेरिफाई कर देना बस। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू। अ, मुझे लगता है आप सभी ने कल का रिवाइज कर लिया होगा। एंड उसी से आगे हम लोग चलते हैं। आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है जैसे हम आज की क्लास कर रहे हैं, तो आपको कल का रिवाइज करके रखना है। इसी तरह से जब हम कल की क्लास करेंगे तो कल की क्लास करने से पहले आपको ये दोनों क्लासेस रिवाइज करनी है। तो आप इस तरीके से रिवाइज करोगे तो आपका ये एग्जाम तक सारा का सारा अराउंड 7 to 8 टाइम्स आप रिवाइज कर लोगे एक एक चीज को, और आपको फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक ही बार में इसको पढ़ने बैठोगे, याद करने की कोशिश करोगे। तो क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, स्पेशली योगा वालों के लिए ये एक नया सब्जेक्ट है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता हमारे ब्रेन के लिए भी कि किसी नए सब्जेक्ट को हम एकदम से अपने ब्रेन में बिठा लें। तो यही है, आपको बार बार ये चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। कल हमने यहाँ पे एंड किया था एबायोटिक फैक्टर में, लास्ट टर्म उसकी बेंथिक एनिमल्स हैं। बेंथिक एनिमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जैसे जो एक्वेटिक बॉडीज हैं, एक्वेटिक बॉडीज के भी नीचे सॉइल प्रेजेंट होती है। जैसे ओशन के नीचे सॉइल प्रेजेंट होगी, कोई लेक है उसके नीचे भी सॉइल प्रेजेंट होगी। तो कोई एक्वेटिक इन्वायरमेंट है जैसे लेक, ओशियन वगैरह, उसके सबसे नीचे जो सॉइल प्रेजेंट होगी उसमें रहने वाले एनिमल्स को हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। अब यहीं पे से हम आगे चलते हैं कि जो बायोटिक फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर में सारे के सारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, हम ह्यूमंस आ गए, इसके अलावा बाकी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हमारे बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं।
अब बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे समर सीजन में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंटर सीजन में टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लाइट रहती है, कभी कभी लाइट कम हो जाती है। ये जो लाइट कम होना ज्यादा होना, ये डे वाइज भी होता है। मींस डे को थोड़ी सी लाइट ज्यादा रहेगी, नाइट में लाइट नहीं रहती। इसी तरीके से जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनमें काफी चेंज आता रहता है। एबायोटिक फैक्टर में जब चेंज आता है तो उसके लिए जो बायोटिक फैक्टर हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। जो एबायोटिक फैक्टर हैं जब उनमें चेंज आता है, तो एबायोटिक फैक्टर में जो चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस पे जो बायोटिक फैक्टर रहेंगे, जो लिविंग बीइंग रहेंगे, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसको अगर हम और क्लियरली थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस पे वो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो 4 तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस पे रिएक्ट करते हैं। पहला जो प्रोसेस है उसे हम रेगुलेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस कन्फर्मेशन, माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। इन्हीं को आप ये चारों चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। रेगुलेट करते हैं, कंफर्म करते हैं, माइग्रेट करते हैं एंड सस्पेंड करते हैं। तो कैसे ये चारों चीजें होती हैं, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में अभी देख लेते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है कि बायोटिक फैक्टर में कुछ भी चेंज आ जाए, हमारे आउटर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आ जाए, लेकिन हमारी बॉडी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट बना के रखेगी। बाहर कितनी भी गर्मी हो जाए, बाहर कितनी भी ठंड हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये जो प्रोसेस है कि अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का, इसे हम रेगुलेशन कहते हैं। एंड इसी प्रोसेस को रेगुलेट करना कहते हैं। योगा में, भगवत गीता में एक श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप लोगों को याद होगा ये समत्वम योग उच्यते को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। मीन्स आपको चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आपके लाइफ में भले ही सुख है दुख है, कैसी भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप अपनी जो मेंटेलिटी है उसको स्टेबल बना के रखोगे। अपना जो मन है उसे आप स्टेबल करके रखोगे। तो इसी प्रोसेस को जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकली, तो उसे हम रेगुलेट करना कहते हैं। जैसे आपका बाहर कितनी भी गर्मी हो गई, आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर उतना ही रखेगी जितना है। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल हम ह्यूमंस ही हैं। आप लोग देखो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 to 39 के बीच में ही रहता है। 37 पॉइंट समथिंग होता है, थोड़ा सा फीवर हो गया तो 38 हो जाएगा, लेकिन 37.5 डिग्री सेल्सियस ही लगभग लगभग हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। हम कितनी भी ठंडी जगह चले जाएंगे फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। एंड इसके अलावा जो हमारे रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहाँ पे कितनी गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे जो ह्यूमंस रह रहे हैं उनकी बॉडी ने भी अपना जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट करके रखा हुआ है। अब इसके लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये आपने ये टर्म जो है होम्योस्टेसिस, ये आपने एनाटॉमी की क्लास में भी पढ़ी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मींस अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बना के रखना, इरिस्पेक्टिव कि बाहर कुछ भी चल रहा है, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को हम कांस्टेंट बना के रख रहे हैं। और ये कैसे करते हैं हम? बहुत सारी फिजियोलॉजिकल तरीके से। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी फिजियोलॉजी होती है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो इस चीज को करते हैं। एंड बहुत सारे बिहेवियर में चेंज करके हम इस चीज को अटेन करते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे जब हम गर्मी में जाते हैं तो हमें स्वेटिंग होने लगती है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो हमारी बॉडी है
वो वाटर को रिलीज करती है, एंड वाटर जैसे हमारी बॉडी से बाहर जाता है तो हमारी बॉडी उसको हीट दे देती है ताकि वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है, अंदर से बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में क्या होता है, जब हमें ठंड लगती है तो हम शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो जब हम कांपते हैं तो हमारी जो मसल है या फिर जो भी हमारी बॉडी में मसल टिश्यूज वगैरह हैं उनमें वाइब्रेशन होता है, एंड कहीं पे भी अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो हीट जनरेट होती है। तो कांपना भी हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजी कांस्टेंट बना रहेगा। इसके अलावा हम इसे बहुत सारे बिहेवियर में चेंज करके भी अचीव करते हैं। जैसे जो समर सीजन है वहां पे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम अलग अलग चीजें वहां पे खाने लगते हैं, जैसे हम जूसेस वगैरह ज्यादा लेने लगते हैं। विंटर सीजन में हम हमारा बिहेवियर कुछ और हो जाता है। ये तो बस ह्यूमंस की बात है, इसके साथ ही एनिमल्स का भी बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो ये था कि कैसे हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे रेगुलेटर्स होते हैं, सारे के सारे होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा इनका जो जो पूरी प्रोसेस है इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब अंदर की जितनी भी चीजें हैं उनको कांस्टेंट बना के रखना। लेकिन जब हम स्पेशली टेम्परेचर की बात करते हैं कि अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखना, इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। मीन्स रेगुलेशन तो यही वर्ड है, उसके साथ थर्मो जुड़ गया। थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड। तो जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखते हैं इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। जब हम अपना कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना के रखते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड है, जो भी द्रव्य है उसमें सॉल्ट कितना है। तो जब जो हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको भी हमारी बॉडी कांस्टेंट बना के रखती है। कैसे कांस्टेंट बनाती है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कभी हमारी बॉडी ज्यादा वाटर को रिलीज कर देती है, कभी हमारी बॉडी कम वाटर रिलीज करती है, कभी सोडियम को एब्जॉर्ब करती है, कभी सोडियम को सिक्रीट कर रही है। ये हमारी बॉडी क्यों कर रही है, ये हमारी बॉडी कर रही है ताकि जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, वाटर में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बनी रहे। अगर हम बात करें कौन कौन रेगुलेटर्स होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स आ गई, मैमल्स आ गए, इसके अलावा कुछ और वर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सारे के सारे जो मैमल्स हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, बॉडी हमारी अंदर से रेगुलेट तो कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितने भी हार्श डिफरेंस को कल नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम आने लगती है, लेकिन ये हमारा एक रिस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी रेगुलेट करने की सर कोशिश करती है। आपकी आवाज सर बीच में आपकी आवाज कट गई थी। आपने क्या बताया कि अभी लास्ट में कि अगर मतलब हम बहुत ज्यादा हार्श करेंगे बॉडी को उसके बाद। रेगुलेट तो कर रही है ना, हार्ड में नहीं कर पाएगी, हर यार चीज अभी की भी एक आवाज लिमिट अच्छी होती नहीं है। आ रही है। सर आवाज कट रही है पूरा, मतलब आवाज नहीं आ बहुत रही। ज्यादा ब्रेक एक हो मिनट, गया। मैं जस्ट नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। अभी ठीक है वॉइस? यस सर। यस सर।
ठीक है, रेगुलेशन की बात हम कर रहे थे। मैं आपसे ये बता रहा था कि भले ही हमारी बॉडी रेगुलेट कर रही है, हमारी बॉडी हमारे इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ठंड में चले जाएंगे तो भी हमारी बॉडी रेगुलेट ही करेगी। हमारी बॉडी कोशिश करेगी रेगुलेट करने की, पर वो बॉडी के ऊपर है कि बॉडी अपनी कोशिश में सक्सेसफुल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो बॉडी हमारी कोशिश करती है रेगुलेट करने की, लेकिन सबकी रेगुलेशन की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके। ये इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। समर सीजन में क्या होगा, जब आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में अल्टीमेटली कूलिंग आ जाती है, बॉडी हमारी ठंडी हो जाती है। विंटर सीजन में जब हमारा जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो बिलो 37 जाता है, मींस उससे भी नीचे चले जाता है, तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी एंड बॉडी का टेम्परेचर रेस कर जाएगा। ये तो था रेगुलेट करना। नेक्स्ट जो फिनोमिना है उसे हम कहते हैं कंफर्मेशन, कंफर्म करना। तो कंफर्म करना क्या प्रोसेस होता है? कंफर्मर्स होते हैं जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंटरनल इन्वायरमेंट को भी वो लोग चेंज करते रहते हैं। आप लोग इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये आगे की तरफ चेंज होगा, और जो हमारा इंटरनल लेवल है वो ऊपर की तरफ चेंज होगा। अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की, तो आगे की तरफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट बना हुआ है। अगर हम बात करें कन्फर्मर्स की, तो कन्फर्मर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सामने की तरफ चेंज होगा, इंटरनल लेवल भी उनका ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स जैसे जैसे बाहर टेम्परेचर है वैसे वैसे उनके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। एंड इसी प्रोसेस को हम कंफर्म करना कहते हैं, इन्हें ही हम कंफर्मर्स कहते हैं। सर कंफर्मर्स और रेगुलेटर्स टर्म बता दीजिए क्या होता है? रेगुलेटर्स जो अभी हमने डिस्कस करा है ना, जो कि अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रख रहे हैं, उस प्रोसेस को रेगुलेशन करना कहते हैं। एंड रेगुलेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम रेगुलेटर्स कहते हैं। एंड कन्फर्मेशन करने वाले एनिमल्स को हम कन्फर्मर्स कहते हैं, जो कि बाहर के साथ साथ अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करते जा रहे हैं। तो अगर हम अपनी खुद ह्यूमंस को देखें, तो ह्यूमंस बाहर हम अगर देखें तो हम फिजिकल लेवल पे तो रेगुलेटर्स हैं। नेचर ने हमें ऐसी बॉडी दी है कि हम रेगुलेटर्स हैं, बाहर कितनी भी गर्मी हो जाए अंदर का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहता है। लेकिन मेंटल लेवल पे देखें तो मेंटल लेवल पे तो हम सभी कन्फर्मर्स ही हैं। बाहर अगर कुछ जो कंडीशन फेवरेबल होती है तो हम खुश हो जाते हैं, बाहर की कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कंफर्म करना कहते हैं। एंड एट लास्ट अगर हम योगा का एम देखें, तो योगा का एम भी यही है कि मेंटल लेवल पे हम अभी सारे के सारे कन्फर्मर्स हैं, वो कन्फर्मर्स से हम अगर मेंटल लेवल पे भी रेगुलेटर्स बन रहे हैं, तो वही तो योगा का भी एम है। एंड इसी चीज को हम फिजिकल लेवल पे पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? सर अभी भी इनका डिफरेंस तो समझ में नहीं आया। डिफरेंस समझ नहीं आया सर अभी भी दोनों में। रेगुलेटर समझ में आ गया बट कंफर्मर्स नहीं आया। कन्फर्मर्स मींस जैसे जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर के साथ साथ एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ जब हम अपना इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज करते रहें, फॉर एग्जांपल अगर बाहर गर्मी है तो हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर साथ के साथ बढ़ता जाएगा। ऐसी जो रिस्पॉन्स है उसे हम कन्फर्मर्स कहते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कन्फर्मर्स कहते हैं। ओके। आप लोग समझ जाओगे, जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है
वो जहाँ पे जिस वाटर में वो है उसी वाटर के साथ साथ उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी चेंज होता जाता है। तो जो भी एनिमल्स आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी को वैसे ही चेंज करते जा रहे हैं उन्हें हम कन्फर्मर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर। नेक्स्ट है माइग्रेट। तो दो हमने रिस्पॉन्स पढ़े एबायोटिक फैक्टर में। पहला रिस्पॉन्स हमने पढ़ा रेगुलेटर्स, कुछ एनिमल्स रेगुलेटर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कन्फर्मर्स, कुछ एनिमल्स कन्फर्मर्स होते हैं। उसके बाद माइग्रेटर्स होते हैं कुछ एनिमल। ये जो तीसरी फिनोमिना है इसे हम कहते हैं माइग्रेट करना। माइग्रेट करने का मतलब है जहां पे अनफेवरेबल कंडीशन है, जहां पे एबायोटिक फैक्टर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वहां पे से आप चले जाओ फेवरेबल कंडीशन की तरफ। जैसे ये जो हमारे साइबेरियन क्रेन है, जैसे ही वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चले जाता है तो ये भरतपुर राजस्थान आ जाते हैं जहां पे टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो फिनोमिना है इसे हम माइग्रेट करना कहते हैं। जैसे ये पार्क है, इसे कियोलाल्डो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है। वहां पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं जो कि साइबेरिया से या फिर कुछ और एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन है जो कि पोल्स की तरफ है, वहां पे से ये जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो वहां पे से माइग्रेट करना स्टार्ट करती है कियोलाल्डो नेशनल पार्क में जो भरतपुर राजस्थान में। ये पार्क का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि साइबेरियन क्रेन कौन से नेशनल पार्क में आती है, कौन से नेशनल पार्क होस्ट करता है साइबेरियन क्रेन को। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स रहता है उसे हम सस्पेंड करना कहते हैं। सस्पेंड करने का मतलब जब तक जो एबायोटिक फैक्टर है जब तक वो अनफेवरेबल चल रहे हैं, जब तक वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तब तक आप उस चीज को इग्नोर करो या फिर उस चीज को आप अवॉइड करो। जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज। हाइबरनेशन क्या होता है? जैसे जो बियर्स होते हैं या फिर कुछ स्नेक्स होते हैं, वो विंटर्स में जो बाहर जो कोल्डनेस है, बाहर जो ठंड है उसको नहीं सह सकते, तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मीन्स ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होगी, जैसे स्नेक्स वगैरह सॉइल के अंदर चले जाते हैं, बियर्स वगैरह भी किसी ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ पे इनकी बॉडी हल्की सी गर्म रहती है एंड ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मीन्स एक तरह से हम इसे नेचुरल कोमा की कंडीशन कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो लिविंग तो है, सारे प्रोसेस तो चल रहे हैं अंदर, लेकिन वो सारे प्रोसेस बस इतने चल रहे हैं कि जिससे बस बॉडी लिविंग कंडीशन में रह सके एंड ये कई कई हफ्तों तक हाइबरनेशन में रहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नींद में रहते हैं। तो स्नेक्स, बियर हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर्स में। इसके अलावा बहुत सारे जो स्नेल्स होते हैं एंड बहुत सारी फिशेस जो होती हैं वो विंटर समर सीजन में जो हीट है उसको नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। तो इसकी वजह से जैसे ही समर सीजन आता है तो बहुत सारे स्नेल एंड जो फिशेस होती हैं वो बिल्कुल किसी रिवर के या फिर बिल्कुल किसी ओशन की तली में चली जाती हैं एंड वहां पे सॉइल में चली जाती है एंड अपनी बॉडी को इनएक्टिव कर देती है। उस पोजीशन उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। डायापॉज जो होता है, ये डायापॉज समझने के लिए हमें एल्गी वगैरह की लाइफस्टाइल थोड़ी समझनी पड़ेगी। डायापॉज हम कहते हैं कि जो जू प्लैंकटन है या फिर मोस्टली प्लांट में ये डायापॉज होता है। जैसे ही ये लोग अपने स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे, अपनी जो प्लांट्स हैं वो अपने सीड की फॉर्मेशन करेंगे, तो इनके सीड के चारों तरफ एक कवरिंग लेयर रहती है। तो वो कवरिंग लेयर तब तक रहती है जब तक कि बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन है, हार्श कंडीशन है। जैसे ही बाहर की कंडीशन फेवरेबल होती है, इनके लिए सपोर्टिव कंडीशन होती है, उस टाइम पे इनकी सीड की लेयर ब्रेक हो जाती है एंड ये एक नया प्लांट वहां पे ग्रो हो जाता है। तो ये तीन चीजें हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायापॉज। तीनों ही चीजों में जो
अनफेवरेबल कंडीशन है, जो बाहर की एबायोटिक फैक्टर की हार्श कंडीशन है, उनको अवॉइड किया जाता है। सर एक बार लास्ट वाला बता दीजिए, डायापॉज। डायापॉज मीन्स बेसिकली प्लांट्स में होता है ये। जिस टाइम पे प्लांट्स अपने सीड जनरेट करेंगे, तो उस टाइम पे सीड जनरेट करते समय उनके सीड के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, ताकि आसपास जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड, अगर ये नहीं सह पाते तो इनके सीड के चारों तरफ एक हार्ड लेयर होगी जो कि इन्हें ठंड से बचा के रखेगी। जैसे ही गर्मियां आएंगी वैसे इनके सीड की चारों तरफ की जो लेयर होगी वो मेल्ट ऑफ हो जाएगी, एंड ये एक नया प्लांट वहां पे जर्मिनेट कर सकते हैं। तो प्लांट के सस्पेंड करने की जो फिनोमिना है उसे हम डायापॉज कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। हाइबरनेशन को अगर हम मीनिंग समझे तो क्या होगा, मतलब ये एग्जांपल से तो समझ में आ गया कि विंटर्स में वो अंदर चले जाते हैं, अगर इसको एक डेफिनेशन में बोले तो क्या होगा? देखो, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन लगभग लगभग सेम चीजें होती हैं। दोनों में ही बॉडी को अपना इनएक्टिव कर लिया जाता है। बॉडी में बस उतनी फंक्शन चल रहे होते हैं जितना उनको जीने के लिए जरूरी है। क्योंकि हाइबरनेशन विंटर्स में होता है, इसीलिए उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, एंड जो समर सीजन का बिहेवियर होता है उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये जस्ट एक टर्म है सस्पेंड करने की, जो हैबिट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जो लोग विंटर सीजन में सस्पेंड कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो हाइबरनेशन हो गया, एंड जो समर सीजन में सस्पेंड कर रहे हैं एनवायरनमेट को, गर्मी नहीं सह पा रहे हैं, उसे एस्टिवेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आता है अडेप्टेशंस, एंड अडेप्टेशन से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अगर हम लंबे टाइम से कहीं किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या फिर कोई स्पीसीज लंबे टाइम से किसी इन्वायरमेंट में रह रही है, तो उसके अंदर उस इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने की अडेप्टेशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम अपनी लाइफ से रिलेट करके समझ सकते हैं। अगर हमने नई नई कोई जॉब ज्वाइन की है, या फिर नए नए हमने कोई स्कूल ज्वाइन किया है, तो स्टार्टिंग में हमें किसी भी इन्वायरमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ा सा हम कोई भी नया इन्वायरमेंट टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन टाइम के साथ साथ हम अडेप्ट कर देते हैं। टाइम के साथ साथ किसी भी कंडीशन में हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो अडेप्ट मीन्स अपने आसपास के इन्वायरमेंट से समझौता कर लेना, उस इन्वायरमेंट के लिए अपने अंदर कुछ फीचर डेवलप कर लेना, इसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ये प्लांट से रिलेटेड टर्म है। प्लांट के अंदर कुछ भी अगर चेंज आ रहे हैं, जैसे कि उनकी लीव्स में ये जो आप यहाँ पे कैक्टस देख रहे हो, इसकी लीव्स में कांटे आ गए, तो इस चेंज को हम मॉर्फोलॉजिकल चेंज कहेंगे। तो प्लांट के लीव्स, स्टेम, रूट्स में जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजिकल चेंज कहते हैं। तो अडेप्टेशन में प्लांट्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे, एनिमल्स में फिजियोलॉजी के लेवल पे कुछ चेंज आएंगे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जिससे कि वो एनिमल उस इन्वायरमेंट में रह सके। एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अडेप्टेशन। जैसे अगर कोई ठंडी जगह रह रहा है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकली उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चरली उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, जिससे कि हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो गई थी। नहीं, ओके। क्लियर है मैम। नहीं, क्लियर है। बाकी सबको ब्रेक क्लियर है? हो गई थी ना सर, ब्रेक हो गई थी, मैं ऐसे ही बोली। क्लियर। अभी क्लियर है। ओके। तो ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि हम किसी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे तो थोड़ा सा ये चीजें हमें और क्लियर हो जाएंगी। इनके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला अडेप्टेशन जो है वो कंगारू रैट का है। ये जो कंगारू रैट है ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में। अब डेजर्ट की जो प्राइमरी क्वालिटी है डेजर्ट की, अगर हम पहली विशेषता देखें तो वो है ड्राइनेस।
अब चाहे वो डेजर्ट अगर गर्म रेगिस्तान है, जैसे कि हमारा राजस्थान का एरिया हो गया, तो वहाँ वो गर्म रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी नहीं होता, या फिर लद्दाख वगैरह का कोल्ड डेजर्ट हो गया, वो भी एक प्रकार का डेजर्ट ही है। तो डेजर्ट ठंडे हो सकते हैं, डेजर्ट गर्म हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो प्रॉपर्टी डेजर्ट की होती है वो होती है ड्राइनेस, पानी का अभाव। तो क्योंकि वहां पे पानी का अभाव होता है, तो ये जो कंगारू रैट है, इसकी बॉडी में एक ऐसा अडेप्टेशन है कि इसे पानी की जरूरत ही नहीं होती। ये क्या करता है, बस जो इसे फूड में मिलता रहता है ये उसका इंटेक करता जाता है, एंड उसके बाद उस फूड में जो जो इसका फूड में फैट प्रेजेंट होगा, उस फैट का ऑक्सीडेशन करके खुद ही अपनी बॉडी में वाटर का सिंथेसिस करता है, एंड इसे किसी भी एक्सटर्नल वाटर सोर्स की जरूरत नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो आप फैट खा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑयल्स हो गए, घी हो गया, तो उसी से इसकी बॉडी वाटर की सिंथेसिस कर सकती है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। इसके अलावा ये अपने यूरिन को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है ताकि मिनिमल जो इसका वाटर लॉस हो। तो अब आप शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा अडेप्टेशन किस तरीके से होती है। आगे कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो हमारे डेजर्ट के प्लांट्स हैं, उनमें भी काफी तरीके की अडेप्टेशन होती है। सबसे पहले उनकी जो लीफ होती है उसके ऊपर बहुत थिक एक लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इसकी लीफ को डैमेज ना कर दे। इसके अलावा इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, मींस अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, ताकि वो भी मिनिमम सनलाइट के कांटेक्ट में आए। एंड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है कि जो प्लांट्स हैं वो लगातार वाटर को एलिमिनेट करते रहते हैं अपनी लीफ से, मींस वो जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसे अपनी लीफ से इन्वायरमेंट में रिलीज करते रहते हैं। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जब इनका संकन स्टोमेटा होते हैं, संकन मीन्स अंदर धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, तो इससे जो इनका वाटर लॉस है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा इनका कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, और इसको आप नोट कर लीजिए। कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे जो है वो डेजर्ट प्लांट्स का होता है। कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे हम कहते हैं, जैसे नॉर्मल जो प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये जो कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे होते हैं ये नाइट टाइम पे, जिस टाइम पे नाइट एंड डे जिस टाइम पे मिलते हैं, डस्क और डॉन के टाइम पे अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं, उसी टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। मींस दिन के टाइम में इनका स्टोमेटा क्लोज रहता है। एंड बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें की लीव्स होती नहीं है, ताकि ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके एंड मिनिमम किया जा सके। ये अपनी स्टेम से ही फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट में ये अडेप्टेशन हो गई। आपने ये कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे याद रखना है, ये डेजर्ट प्लांट में होती है। नेक्स्ट है ह्यूमंस की एक फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन, हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो, जिस टाइम पे कुछ लोग अगर माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय उन्हें चक्कर आने लगती है, वीकनेस आने लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई है थोड़ा सा ऐसे प्रेशर में इनहेल करने के लिए जहां पे कि एयर का प्रेशर अच्छा खासा प्रेशर हो। एक मिनट जस्ट।
व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आप लोगों को? नो सर। Yes, sir. क्योंकि सर स्क्रीन स्टॉप हो गया ना, अभी शो हो रहा है। शो हो रहा है सर। जैसे अगर हम थोड़ा सा माउंटेन्स का स्ट्रक्चर देखें, अभी आप लोगों को शो हो रहा होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो ये हमारा सी लेवल का एरिया है एंड ये हमारा एक माउंटेन का एरिया हो गया। अब अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर लगभग लगभग हमारा एक एक डेफिनिट डिस्टेंस तक होगा, यहाँ पे तक हमारा एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रीदिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मींस पूरी ये जो एयर का प्रेशर है वो पूरा यहाँ पे रहेगा और एयर बहुत अच्छी खासी अमाउंट में यहाँ पे होती है। जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर की तरफ जाते हैं एयर का प्रेशर कम होता जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सही होगा, उसके बाद यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाते समय एयर का प्रेशर कम हो जाता है एंड एयर कम हो जाती है। तो एयर कम होने के कारण जो ह्यूमंस ऐसे हैं जो कि प्लेन्स में रहते हैं, सी लेवल के पास में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, वो उस जगह पे ब्रीदिंग करने के लिए अडेप्ट है। एंड अगर वो सीधे यहाँ से माउंटेन्स के ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, उनको चक्कर आने लगेंगे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है। तो इसीलिए जो भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अगर बॉडी को प्रॉपर नहीं मिलेगी तो बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे हम एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में यही तो होता है ना कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है सेल्स तक क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम हो गई। आप लोगों को ये पता होगा कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कौन सी सेल पहुंचा रही है? आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वहां पे रीजन क्या था कि रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन ये है कि एयर ही कम है, इस वजह से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पे इसीलिए जो लोग माउंटेन्स में जाते हैं उनको चक्कर आने लगते हैं। इसके पीछे हमारी बॉडी में क्या अडेप्टेशन होता है, जैसे जैसे हम अगर हम धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में फिर अडेप्टेशन आने लगती है। वो अडेप्टेशन क्या होती है, वो अडेप्टेशन ये होती है कि धीरे धीरे बॉडी हमारी आरबीसी की जो अमाउंट है उसको बढ़ाने लगती है कि भले ही कम एयर हो लेकिन जितनी एयर है वो सारी सेल्स तक पहुंच सके। तो जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर की तरफ जाते हैं, ग्रेजुअली अगर ऊपर जाएंगे मींस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है। जितनी ऑक्सीजन कम होगी बॉडी अंदर उतना ही हीमोग्लोबिन बढ़ा लेगी, उतना ही आरबीसी को बढ़ा लेगी ताकि जितनी भी एयर है वो प्रॉपरली हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंच सके। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम तुरंत जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं नीचे से सीधा ऊपर, तो बॉडी तुरंत तो नहीं बना सकती, आरबीसी वगैरह तुरंत बॉडी जनरेट नहीं कर सकती, इसीलिए वीकनेस लगती है। या फिर कुछ लोगों की बॉडी आरबीसी नहीं बना पाती, उन लोगों को भी वीकनेस लगती है। इसीलिए जब भी आप कभी माउंटेन पे ऊपर चढ़ने के लिए जाते हो या फिर आप कभी केदारनाथ वगैरह जाते हो तो सबसे पहले आपका रेड ब्लड सेल्स चेक किया जाता है कि आपको कहीं एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि एनीमिया के पेशेंट को ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा जो आर्मी के पर्सन्स होते हैं उनको कभी भी फ्लाइट से नहीं भेजा जाता, ऊपर का जो बेस होता है वहां पे कभी भी उनको फ्लाइट से नहीं भेजा जाता है। खासकर उनको जो पहली बार जा रहे हैं हमेशा उनको बाई रोड वहां पे पहुंचाया जाता है ताकि बॉडी धीरे धीरे उनकी अडेप्ट कर सके।
तो ये जो अडेप्टेशन है, ये अडेप्टेशन है कि हायर एल्टीट्यूड पे हमारी बॉडी में आरबीसी जो है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। ओके, एंड यहाँ पे लगभग हमारे एबायोटिक फैक्टर कंप्लीट हो गए। पहले हमने एबायोटिक फैक्टर पढ़े, एबायोटिक फैक्टर के बाद फिर हमने एबायोटिक फैक्टर का क्या एबायोटिक फैक्टर कैसे प्रभावित कर रहे थे बायोटिक फैक्टर को, एंड बायोटिक फैक्टर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर। अभी हम इकोसिस्टम के ही कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। बायोटिक फैक्टर ये तो आप लोगों को क्लियर है। बायोटिक फैक्टर होते हैं सारे के सारे लिविंग या फिर वंस लिविंग कंपोनेंट। वंस लिविंग कंपोनेंट में वो चीजें आ जाती हैं जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका जो रिमेनेंट्स रहेगा वो भी ऑर्गेनिक रिमेनेंट्स रहेगा। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका जो रिमेनेंट्स रहेगा उसमें भी ऑर्गेनिक अमाउंट प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो वंस लिविंग कभी लिविंग थे, उनका जो कंपोनेंट है वो बायोटिक फैक्टर बनाता है। इसके अलावा ये जो बायोटिक फैक्टर हैं इनका इंटरेक्शन होता है किसमें, सर तो बर्ड के जो कंपोनेंट्स है वो कैसे बायोटिक फैक्टर बनाएंगे? वो तो जो भी अगर सॉइल में मर्ज हो जाएगा तो अबायोटिक हो जाएगा। जैसे जो वंस लिविंग है, एक यहाँ पे होती है डेट्रिटस फूड चेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे कुछ फूड चेन इसमें होती है जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होती हैं, जैसे वल्चर्स वगैरह हैं, तो वो किस पे Okay. फीड करते हैं, डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। तो वो वंस लिविंग कंपोनेंट फिर से बायोटिक उसमें आ रहा है ना, तो इसीलिए उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ओके, तो यस सर। बायोटिक कंपोनेंट में हमने कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले स्पीसीज, आप लोगों को पता है स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज बताएगा आप में से कोई? स्पीसीज मीन्स होती है जाति सर, जैसे प्रजातियां सर। प्रजाति, हाँ, प्रजाति हिंदी का एक सही टर्म है। एंड स्पीसीज होती है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके की काफी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, हमारा डीएनए लगभग 99 टू 9 पॉइंट तक सेम है, सबके 2 हाथ हैं, सबके 2 पैर हैं, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा माइक्रो वेरिएशन है। अगर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो जो भी हम एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं सबके अंदर वैसे ही ऑर्गन्स हैं। तो स्पीसीज हम उन्हें कहते हैं जो कि लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा बस उनमें माइक्रो वेरिएशंस होते हैं। तो स्पीसीज हम लोगों को समझ आ गई। अब हम पॉपुलेशन समझते हैं। पॉपुलेशन होता है एक ही स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल को जब हम साथ में स्टडी करते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ये पहली कंडीशन हो गई पॉपुलेशन के लिए कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज, एक ही स्पीसीज होनी चाहिए, उसका ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, किसी एक क्षेत्र में रहने वाले। और तीसरी कंडीशन हो गई शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। तीसरी कंडीशन हो गई कि आपस में वो किसी एक चीज के लिए किसी एक चीज को शेयर कर रहे हो या फिर किसी चीज के लिए compete कर रहे हो एंड आपस में ही वो रिप्रोड्यूस कर रहे हो। तो जहां पे ये 4 चीजें आती हैं उस चीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसको हम इंडिया से जोड़ के देखते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी इंडिया की एक पॉपुलेशन है, उसे हम पॉपुलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सभी ह्यूमंस की स्पीसीज हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज।
लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, हमारा जियोग्राफिकल एरिया भी क्लियर है कि हम यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में रह रहे हैं। इसके अलावा हम सभी सिमिलर रिसोर्सेस के लिए या तो सिमिलर रिसोर्सेस को आपस में शेयर कर रहे हैं, जैसे कि रिवर गंगा है उसे हम शेयर कर रहे हैं, उसके पानी को शेयर कर रहे हैं, एंड या फिर compete कर रहे हैं इसके लिए, जैसे जॉब के लिए हम compete करते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम है उसमें हम आपस में compete कर रहे हैं, एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस, यहीं पे रिप्रोडक्शन होके जनरेशन आगे बढ़ रही है। तो ये एक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके अलावा जब हम एक पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, जब हम एक पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन में क्या क्या जीन्स उनके पॉपुलेशन में है, कैसे कोई पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हमारे सिलेबस में है। ये हमारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि किसी पॉपुलेशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, किसी पॉपुलेशन में कौन कौन से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनका बर्थ रेट क्या है, उनका डेथ रेट क्या है, इमिग्रेशन कितना उस पॉपुलेशन में हो रहा है, इन सभी चीजों को हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या-क्या चीजें ऐड होती हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मींस किसी पॉपुलेशन को हम मैथमेटिकली कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे 4-5 चीजें आती हैं। सबसे पहले बर्थ रेट, जिसे हम जन्म दर कहते हैं, डेथ रेट मृत्यु दर, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, उसके बाद इमिग्रेशन आप्रवास, एंड लास्ट में हो गया, एक मिनट, माइग्रेशन भी होगा सर। हाँ जी, जिसे हम उत्प्रवास कहते हैं हिंदी में। मतलब कोई अगर किसी एक पॉपुलेशन को छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। तो ये 4-5 चीजें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आती हैं। सबसे पहले बर्थ रेट। तो बर्थ रेट 2 तरीके से निकाला जाता है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग बर्थ रेट को निकालते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट, मींस पर यूनिट बर्थ रेट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पॉन्ड में 20 लोटस फ्लावर पहले से थे एंड अभी वहां पे 8 नए फ्लावर आए हैं, तो जो बर्थ रेट हो जाएगा वो हो जाएगा कि जितने नया जो इंडिविजुअल है वो आए उसके अपॉन में पहले जितने टोटल थे। तो यहाँ पे बर्थ रेट हो गया 8/20। तो एक तो बर्थ रेट निकालने का ये तरीका है। दूसरा बर्थ रेट निकालने का तरीका जो हमारा सेंसस यूज करता है वो क्या करता है, यहाँ पे पर कैपिटा है ना, पर कैपिटा मींस पर इंडिविजुअल है, वो पर 1000 कैपिटा में निकालते हैं। मींस ये जो 8/20 है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो सर वो पर 1000 कैपिटा होगा? हाँ जी, वो पर 1000 कैपिटा है। जो हमारा सेंसस यूज करता है ना बर्थ रेट या फिर सेक्स रेशियो या फिर ये सारी चीजें या तो पर कैपिटा में निकाली जाती हैं या फिर पर 1000 कैपिटा में निकाली जाती हैं। तो किसी पर में भी 1000 का वो बताइए, क्या बताया आपने फॉर्मूला? पर 1000 में क्या होगा, ये जो बर्थ रेट पर कैपिटा में निकली है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी पर 1000 में आ जाएगी। जैसे अगर 0.4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा। तो पर 1000 कैपिटा जो बर्थ रेट है वो 400 हो गया एंड पर कैपिटा बर्थ रेट 0.4 हो गया। तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना है, निकालने का तरीका सेम है। बस पर 1000 में जब हम निकालते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पर कैपिटा का मतलब होता है कि पर इंडिविजुअल कितने लोगों का जन्म हुआ। जैसे पर इंडिविजुअल 0.4 लोगों ने जन्म लिया, मींस अगर हम पर 1000 की बात करें तो
पर 1000 लोगों पे कितने नए लोगों का जन्म हुआ, तो वहां पे 400 आ जाएगा। इस तरीके से भी तो आप ही बताइए, जैसे लास्ट ईयर में हमने 20 लोटर्स थे और जो न्यू प्लांट्स है वो आए सर ओनली 8। हाँ जी, तो तो इन्हें हमने कौन से कर 8 कर दिया ना, इक्वल टू हाँ 8/20 वो आपका 0.4 ये आ गया कि पर इंडिविजुअल कितने नए लोगों का जन्म हुआ। और अगर हम पर 1000 में निकालें तो पर 1000 कितने लोगों का जन्म हुआ उसे हम पर 1000 कैपिटा बर्थ रेट कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन जिससे भी आएगा या फिर जिसमें भी यूनिट दी होगी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड सेम है, एक ही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। उसके बाद डेथ रेट होता है कि अगर हम पर कैपिटा बात करें तो मींस पर इंडिविजुअल कितने लोगों की डेथ हुई, और अगर हम पर 1000 कैपिटा की बात करेंगे तो मतलब पर 1000 कैपिटा कितने लोगों की डेथ हुई, 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हुई। तो जैसे 4 इंडिविजुअल एक लेबोरेटरी के पॉपुलेशन में थे, यहाँ पे जिसका भी एग्जांपल लिया हुआ है कि 40 में से अगर 4 इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो डेथ रेट हो गया 4/40 0.1। अब आप लोग मुझे बताइए अगर ये पर 1000 कैपिटा में होगा तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी। सर इसमें भी 40 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं पहले। सर हाँ जी, 400। नहीं, यहाँ 100 पे 100 आएगा। हाँ जी 100 बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटा में जितनी वैल्यू होती है उसको जस्ट हमने 1000 से मल्टीप्लाई इनसे हाँ सर। तो 0.1 आपकी डेथ रेट पर कैपिटा में आ रही है, इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा। सर तो 40 इसमें नीचे क्यों आ रहा है, लेकिन जो जिनके हाँ 40 नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई तो 4 ऊपर आ गया, एंड टोटल जो इंडिविजुअल थे वो 40 थे, तो टोटल अपॉन में आ गया तो 4/40। 3000 है सर। हाँ जी 1000 कैसे है, कौन कैसे कैलकुलेशन किया था? 1000 मीन्स जब हम पर 1000 कैपिटा पे निकालते हैं तो इसीलिए हम वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं ना, या फिर हम परसेंटेज निकालते हैं, तो आप जब परसेंटेज निकालते हो तो आप क्या करते हो, पर 100 में से चीजें निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो इसी तरह से जब हम पर 1000 में निकालेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और समझ में आया? जी जी जी, ओके थैंक यू। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, बिल्कुल आप वैसे समझ सकते हो उसे। परसेंटेज, सेंट का मतलब होता है 100, तो इसीलिए वहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पर 1000 अगर निकालेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर इसका मतलब 100 आएगा वो, कि मतलब पर 1000 कैपिटा जो है वो 100 होगा इसका। हाँ जी बिल्कुल, पर 1000 कैपिटा आपका 100 आएगा। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। ये होता है कि पर जो सेक्स रेशियो निकालने का अभी जो चल रहा है, या तो इसे ऐसे निकालते हैं कि पर 1000 जो मेल्स हैं उनके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, या फिर पर 1000 फीमेल्स के ऊपर कितने मेल्स हैं, इसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंगानुपात हिंदी में इसे हम कहते हैं। तो बेसिकली अभी जो लिंगानुपात निकाला जाता है वो निकाला जाता है कि पर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है। तो अगर कोई भी अगर स्टेट है या फिर कोई भी नेशन है, अगर वहां पे आपका जो सेक्स रेशियो है वो 974 है, तो आप लोग समझ सकते हो कि वहां पे 1000 मेंस के ऊपर 974 फीमेल्स हैं। अगर किसी का सेक्स रेशियो अगर 1200 है तो मतलब 1000 मेल्स के कंपैरिजन में वहां पे 1200 फीमेल्स हैं। समझ आ रहा है आपको? सर इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मतलब कैसे?
इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, जो नंबर ऑफ फीमेल्स होंगी उनके अपॉन में हम नंबर ऑफ मेल्स करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पर मेल के ऊपर कितनी फीमेल है ना। उसके बाद हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें पर 1000 मेल्स के ऊपर पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको तो सर इसमें आपने दो चीजें बताई कि एक तो पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है और 1 पर 1000 फीमेल्स पर, तो दोनों फिर अलग अलग होता है या सेम ही? दोनों में अलग अलग हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में जो तरीका चल रहा है, प्रेजेंट में जो यूनिट मानी जाती है वो मानी जाती है नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन पर। सर इसका यूनिट क्या होगी? इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिट तब होती है ना किसी चीज की जब ऊपर और नीचे अलग अलग वैल्यूज हो, ऊपर भी लोगों के नंबर है, नीचे भी लोगों के नंबर है, तो ऐसी जो भी मैथमेटिकल आपको वैल्यूज देखने को मिलेगी जहाँ पे ऊपर और नीचे सेम चीज है, तो वहां पे कुछ यूनिट नहीं होती है, क्योंकि उनकी यूनिट फिर क्रॉस हो जाती है। ओके सर। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, कहीं पे अगर 400 फीमेल्स हैं एंड मेल्स जो हैं वो अराउंड 600 हैं, तो यहाँ पे हम कैसे सेक्स रेशियो निकालेंगे? तो सबसे पहले एक मेल के ऊपर फीमेल का नंबर निकालेंगे हम, बिल्कुल हमने जैसे इससे पहले बर्थ रेशियो निकाला था, तो ये आ जाएगा 400/600, तो ये 4/6 आ गया। और अगर हम पर 1000 मेल पे निकालेंगे तो 4/6 इंटू 100 कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ? मैं आपको लिख के बताता हूँ, नंबर ऑफ फीमेल पर मेल, तो नंबर ऑफ फीमेल पर मेल क्या हो गया? 400/600। इतना क्लियर हुआ आपको? जी सर। ओके, एंड इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल देखेंगे तो जस्ट यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमें किसी भी स्टेट का फिर सेक्स रेशियो जो है वो पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? सर मेल ऊपर आएंगे सर? नहीं, फीमेल्स ऊपर आएंगे, ये फीमेल्स, क्योंकि हम मेल्स के ऊपर निकाल रहे हैं ना। जिस चीज को हम बेसिस मान के कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा वो यूनिट हमेशा नीचे रहती है। मतलब जैसे कि हम मेल पे निकालेंगे तो मेल नीचे आएगा और फीमेल पे निकालेंगे तो फीमेल नीचे आएगा। हाँ जी, एंड हम मेल्स के ऊपर ही निकालते हैं इन जनरल, जो अभी चल रहा है सेक्स रेशियो अभी नॉर्मली जैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, अभी टाइम हो गया, फिर हम नेक्स्ट कल की क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इसी क्लास में अगली क्लास होगी आपकी, या फिर आप दूसरा लिंक ज्वाइन करोगे? इसी में कंटिन्यूशन होती है सर।